वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो हमारा फर्स्ट जो लाइन है इसमें वो आ जाती है अबाउट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन से भी पहले अगर आपको मैं बता दूं रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे पहले रिप्रोडक्शन की एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन को अलाउ करता है कि वो एकदम या तो क्लोन बने या डिफरेंट बने, बट वो बनेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे विद अ प्रोसेस, विद अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। यहाँ पे वर्ड्स मिसिंग है, आप देख लेना। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर्स इट्स कंटिन्यूटी। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर ऑर्गेनिज्म अपनी कंटिन्यूटी को इंश्योर कर लेता है कि उसके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विच इन टर्न मिच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोड्यूस, जो मिच्योर होते हैं एक लेवल पर जाकर, एक उनकी लाइफ में एक एक पॉइंट आता है, उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर वो मिच्योर हो जाते हैं, मिच्योर इनफ टू रिप्रोड्यूस, उनकी बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होती है। उस समय वो गिव राइज टू देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो पैदा करते हैं या फिर उनको मतलब इस दुनिया में लाते हैं। ठीक है, ये हमारा इस लाइन का मतलब हो गया। रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकते हैं बेसिकली, मोटे मोटे अगर मतलब बड़ा बड़ा हम देखें, ऊपर ऊपर से देखें तो असेक्सुअल और सेक्सुअल। ओनली वन इंडिविजुअल जिसमें इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होगा वो होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो कि बेसिकली हमें अमीबा वगैरह में देखने को मिलता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की ही ज़रूरत होती है। देन अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक बार हम हमारी एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है हमसे। ठीक है, तो आइए हम एनसीईआरटी पर आ जाते हैं। लेट इट बी क्लियर फर्स्ट, इट्स अ बिट ब्लर्ड राइट नाउ। नाउ इट्स क्लियर। देखो क्या कह रहा है ये हमसे। ये हमसे कहना चाहता है, रुको। सो गाइस हम शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ कुछ ही सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है या फिर जी सकता है। ओके, देन हम आ जाते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसको हटाते हैं एक सेकेंड। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके जो डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसके बीच का, जब वो पैदा हो गया और जब वो मर गया उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम समझ लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो, जैसे उसका यहाँ पर बर्थ हुआ है, ठीक है, देन इससे लेकर उसकी यहाँ पर हो गई है डेथ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है, इसको हम कहेंगे लाइफ स्पैन। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा लाइफ स्पैन। आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे वापस से। लाइफ स्पैन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन। आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा, वहाँ पर आपको गिवन होंगे ये लाइफ स्पैन, कुछ फिल होंगे कुछ फिल नहीं होंगे। ठीक है, सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनके लिए आपको मतलब जो आपको देखना भी है और आप उसमें पता भी लगा सकते हो कि किसकी लाइफ स्पैन कितनी है। कुछ फिल आउट है, कुछ आपको फिल करनी है। द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1, एक सेकेंड, 1.1 फिगर में जो आपको दी हुई है, इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीग्यूटिंग टू नोट। आपने नोट किया दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज, जस्ट लाइक कुछ लाइफ स्पैन जो होते हैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए होते हैं और कुछ लाइफ स्पैन जो होते हैं ना वो कई ईयर्स के लिए होते हैं। जैसे कि आपने फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई में देखा होगा, फ्रूट फ्लाई कितना लाइफ स्पैन होता है उसका 2 वीक्स। ठीक है, और बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक्स। ठीक है, ये वीक्स में हो गया।
और यहीं पर अगर आप बेनियन ट्री का देखते हो तो उसका लाइफ स्पैन होता है ऑलमोस्ट 200 to 300 ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा हो गया ना ये तो दैट्स द मेन रीज़न। यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है कितना जानने के लिए, कि या तो वो देखो कुछ फ्यू डेज का हो सकता है या फिर एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमसे ये क्या कहना चाहते हैं कि देखो between these two extremes are the lifespans of most other living organism. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. हमें पता है कि वो साइज पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आपने देखा होगा एक पैरट और एक क्रो का एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। देखो यहाँ पे मैंगो ट्री और पीपल के ट्री का भी एग्जांपल बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो क्रो और पैरट का एग्जांपल भी बहुत अच्छा है, जिसमें कि मैं देखो उनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होते हैं क्रो और पैरट के। ठीक है, बट वहीं क्रो जो होता है वो कुछ 15 साल के आसपास जीता है, बट पैरट आपको अभी मैंने बताया 140 ईयर्स के आसपास तक जीता है। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइज पर तो वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि मैंगो और पीपल ट्री का इसमें बताया गया है कि मैंगो ट्री काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटा लाइफ स्पैन होता है उसका एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनली, यानी कि सर्टेनिटीज, यानी सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इमॉर्टल नहीं है। अगर किसी का जीवन हुआ है, अगर किसी के पास जीवन है तो उसकी मृत्यु तय है। ठीक है, देन नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। आ जाते हैं हम अपने इस पे, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो इमॉर्टल है, यानी कि उनके पास अगर जीवन है, वो जीवित हैं, तो उनकी मृत्यु होनी तय है। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई नेचुरल डेथ नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में? बिकॉज जैसे अगर वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो यहाँ पर देखो ऐसे अगर उसने है तो वो अगर डिवाइड भी करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे आप बताइए? हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको लिविंग माने कि वो ये जो प्रोजेनी है ये मर गई है और ये वाली जो प्रोजेनी है ये एक नई प्रोजेनी बन के तैयार हुई है, या तो हम ये कह दें। तो हम ये मानते नहीं हैं, हम ये कह देते हैं कि उसने एग्जैक्टली सेम क्लोन बना दिए हैं, तो उसको हम एग्जैक्टली इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं हमारे इस अर्थ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बने हुए हैं और नए प्लांट्स ऑब्जर्व किए गए हैं। देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर्स देयर कंटिन्यूटी। कुछ प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, वो जो होता है कि वो इंश्योर करता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे चल के अपनी कंटिन्यूटी रखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट है आपकी, इसमें दिया हुआ। अब बताओ एलिफेंट जो होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 60 से 90 ईयर्स। ओके, तो आप फिल आउट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और आपके बोर्ड में भी इनके लाइफ स्पैन से रिलेटेड भी। ठीक है, और रोज़ का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग होता है 5 से 7 ईयर्स। देन डॉग का अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो 25 से 30 ईयर्स मैक्स, इससे ज़्यादा डॉग नहीं जिएगा। देन बटरफ्लाई का इन्होंने दिया ही हुआ है 1 से 2 वीक, क्रो का 15 ईयर, बनाना ट्री जो है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो है 25 ईयर्स। आप प्लीज़ इस टेबल को फिल कर लें जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी, अपने एग्जाम के लिए। काऊ जो है वो 20 से 25 ईयर्स ही जी पाती है, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ स्पैन नहीं होता है। क्रो का आपको दिया ही हुआ था। ठीक है, पैरट का भी आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स आपको दिया हुआ है। हॉर्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है।
बाकी अगर जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका बताऊंगी कि हॉर्स का लाइफ स्पैन क्या होता है। देन फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन होता है 2 वीक्स। देन राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 3 से 4 मंथ्स, फिर उसको काट दिया जाता है, ठीक है। देन आ गया टोटोइस 100 से 150 आपको दिया हुआ है। देन बनियन ट्री होता है 200 to 300 ईयर्स। ये मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ मतलब डिस्कस, और अभी भी बता रही हूँ कि 200 से 300 ही इसमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं, एक बार इसको क्लियर आउट हो जाने देते हैं। हो गया। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक सेकेंड, इसको हम क्यों ना हाईलाइट करके देख लें। हाँ, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनके जो यंग वंस हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि उनकी ऑफस्प्रिंग ग्रो करती है, मैच्योर हो जाती है, इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। फिर ये कंटिन्यूटी चलती रहती है और वो अपने ऑफस्प्रिंग को देन वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो यानी कि ये एक साइकिल है ऑफ बर्थ देन ग्रोथ देन डेथ, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है इनेबल करता है कंटिन्यूटी को ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक स्पीशीज जो है अगर वो रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करेगी तो वो स्पीशीज़ में कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी यहाँ पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इसमें हमें इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। हाँ देखो, कोई भी अगर पेरेंट है, ठीक है, ये समझ लो मेल पेरेंट है और ये समझ लो आप फीमेल पेरेंट है, ठीक है। देन ये जब आपस में अपने कुछ कैरेक्टर्स अपने बेबी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र होते हैं इनके कैरेक्टर्स, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वो जो ट्रेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। देखो राइटिंग समझ नहीं आएगी बट मैं जो बोल रही हूँ आई थिंक वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको ऐसे कर लेते, हाँ ठीक है। अब ये जो इनहेरिटेंस होते हैं ना, इनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। इनहेरिटेंस की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो इनहेरिटेंस वगैरह है और ये जो रिप्रोडक्शन है किस किस पे डिपेंड करते हैं। पहली बात तो आ जाती है ये डिपेंड करते हैं अपॉन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर मतलब इनकी हैबिटेट क्या हो गई, ठीक है। देन हम आ जाते हैं सेकंड, किस टाइप से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि हो सकता है, एक सेकेंड, इसको हम रब कर देते हैं, है ना। देन वो हो सकता है वेजिटेटिव, ठीक है। देन इट कैन बी असेक्सुअल, देन इट कैन बी सेक्सुअल, ठीक है। 3 तरह की हो सकती हैं ये। सेक्सुअल में जो होता है नेचुरल सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, वेजिटेटिव जो होते हैं वो प्लांट में होते हैं और असेक्सुअल जो होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं। देन हम आगे आ जाते हैं अपने बाकी के चैप्टर पे, जो हमारा चैप्टर हम रीड आउट कर रहे थे, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है कि देखो जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में आप आगे पढ़ोगे इसी क्लास में, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। देन हम देखते हैं देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। हर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुका है और उसका अपना एक मैकेनिज्म है किसी भी तरह से रिप्रोड्यूस करने का, चाहे वो वेजिटेटिव हो, असेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट यानी कि उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी एंड बाकी बाहर के कुछ इन्वायरमेंट के अंदर जो मतलब फैक्टर्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं उसके रिप्रोडक्शन के वे ऑफ मेथड पे, ठीक है। आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। यही इस लाइन में कहा भी गया है कि उसके फैक्टर और उसकी हैबिटेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करने वाला है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। और ये रिप्रोडक्शन किस पे बेस होता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किसका हो रहा है, वन ऑर्गेनिज्म का या 2 का।
तो अगर वन का पार्टिसिपेशन होगा, कोई एक पेरेंट आएगा तो वो हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर दो पेरेंट्स होंगे इन्वॉल्व तो वो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं। देखो वही बात जो मैंने आपको अभी अभी समझाई, दैट्स द ओनली थिंग दे आर ट्राइंग टू से, दैट when offspring is produced by a single parent, अगर किसी सिंगल पेरेंट की हेल्प से अगर कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है और विदाउट द इन्वॉल्व, अगर उसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल कहलाएगी। आपको आई होप अब डिफरेंस पता चल गया हो असेक्सुअल और सेक्सुअल में, ठीक है। और अगर दो पेरेंट्स हैं जिनके सेक्स अपोजिट है, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है, पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और उनके बीच में फ्यूजन भी होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो वो हो जाएगी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देन हम आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम अपने नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे हमारे साथ क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस टाइप एक सिंगल पेरेंट जो होता है वही प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, एग्जैक्टली, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, क्लोन्स। एग्जैक्टली सेम होते हैं, क्योंकि देखो अगर सिंगल पेरेंट है वो अगर अपने ऑफस्प्रिंग को कुछ दे रहा है तो वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि वो अकेला है, वो अपने ही ट्रेड्स आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। बट अगर वो दो पेरेंट्स होते तो कुछ मम्मी के ट्रेड्स आएंगे, कुछ पापा के ट्रेड्स आएंगे और एक ऑफस्प्रिंग कुछ अलग ही बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्लोन्स जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, मतलब अपने पेरेंट्स से, तो वो ऐसा क्लोन्स किस में बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन्स का मतलब यहाँ पे यही है, आपके एनसीईआरटी में भी हाईलाइटेड है ये पॉइंट, ठीक है। इट इज़ कॉमनली सीन इन कॉमनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं और मोनेरा को बिलोंग करते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। हेयर द सेल डिवीजन इटसेल्फ इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज सेल डिवीजन। ओके, तो देखते हैं हम असेक्सुअल के बारे में कुछ चीज़ें जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। या देखो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम असेक्सुअल की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो आते हैं सिंगल सेल प्रोकैरियोट, ठीक है। और आते हैं, एक तरफ तो ये हो गए और एक तरफ हो गए सिंगल सेल यूकैरियोट, ठीक है। दो तरह के हो गए। अब प्रोकैरियोट में क्या आएगा, आप मुझे खुद बताओ, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। एग्जैक्टली, प्रोकैरियोट में आएगा मोनेरा, क्योंकि बाकी सारे हो जाएंगे यूकैरियोट, ठीक है। तो इसमें हम अभी डालेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है। देन प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। एक सेकेंड, एम लगा लेना, पैरामीशियम, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ये टाइप किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा टाइम ले रहा है ये वीडियो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ डोंट माइंड। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी रिलीज़ करूँगी, ठीक है। अब देखो टाइप पे जब हम आते हैं, ठीक है, तो टाइप में हमें सबसे पहली बात, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेल डिवीजन, CD लिख देते हैं। सेल डिवीजन है तो सबसे पहला जो सेल डिवीजन होगा वो होगा, कॉमन है जो, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन जो है वो कैसे होगा, एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है, वो आगे चल के जब डिवाइड करेगा तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड करेगा, ठीक है, जिसके यहाँ पर भी न्यूक्लियस हो, यहाँ पर भी न्यूक्लियस हो, और देन वो दो अलग अलग, मतलब दो सिमिलर, अलग अलग नहीं सिमिलर, दो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं कि, एक सेकेंड,
अब हम आगे देखते हैं कि हमारा सेकंड चीज़ जो है, मतलब आगे देख लेते हैं एक बार। हाँ, सेकंड मोड ऑफ सेल डिवीजन में सेकंड किस तरह से हो सकता है। सेकंड जो है वो हो सकता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन यानी कि मल्टीपल, जो एक अकेली सिंगल बॉडी है उसके अंदर कई सारी ऐसे ये न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है, ये सब जो हैं एक टाइम पे अलग अलग, मतलब मल्टीपल वो फॉर्म हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म, जिन सब के पास एक एक न्यूक्लियस ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारा मल्टीपल फिजन। देन हम आते हैं बडिंग। नेक्स्ट इज बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक छोटा सा, मतलब उसी की बॉडी के अंदर एक बर्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये बर्ड क्या करता है, आगे चल के ये ऑर्गेनिज्म तो वैसा का वैसा है, बट ये बर्ड जो है एक न्यू सिमिलर ऑर्गेनिज्म के उसमें रूप में प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, एक वही बर्ड जो छोटा सा उगा था, वही एक पूरा पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसकी एबिलिटी होती है। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। स्पोर। स्पोर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, ओ है ये स्पोर। स्पोर में मोस्ट कॉमन स्पोर कौन से हैं? जू स्पोर्स। ठीक है, दे आर मोस्ट कॉमन। ठीक है, और एक और है गैम्यूल्स जो हो गए। गैम्यूल्स ये जो होते हैं एक तरीके से स्पॉन्जेस। ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका खत्म हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि एक जो डॉली शीप थी, समझ लो ये एक डॉली शीप है। ये ड्राइंग बहुत बेकार है बट देख लो। ठीक है, इसका एक बॉडी का नॉर्मल सेल लिया गया और एक इसका लिया गया एग सेल। अब क्या किया, इसके न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया, न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया। देन इसका जो है, मतलब ये जो एग सेल था वो एन था, और सिंगल सेल जो था, मतलब जो अलग से बॉडी पार्ट में से कोई सेल लिया गया था, वो था 2n। ठीक है, तो जब हमने देखा कि इसका जो ऑफस्प्रिंग बना ना, वो एग्जैक्टली सेम बना। ठीक है, सो दिस मतलब शोज कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और इन्होंने एग्जैक्टली सेम क्लोन बना दिया। अब आप समझ गए क्लोन का मतलब। सो ये एग्जाम्पल इसीलिए था। चलिए हम आगे अपना चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिस मेथड, एक सेकेंड, हाँ, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स का। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कॉपी, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते, एकदम बिल्कुल सेम ही नहीं होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है sarcastic वे में, सिर्फ सेम ही नहीं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। ओके, देन द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अब इस तरह के एग्जैक्ट कॉपी वाले जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, इनको एक नेम दिया गया है जो है क्लोन, जो कि क्या है, क्लोन। ठीक है, देन हम आगे देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर बडिंग दिखाई हुई है। ए में देखो एक सिंपल एक बडिंग जो बड है जो वो फॉर्म हुआ, वो बड ने डिवाइड करना शुरू किया और वो एक टाइम ऐसा आया कि वो एक अलग ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं। देखो इसमें भी यही दिया हुआ है अमीबा में कि न्यूक्लियस था, देन न्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू किया। न्यूक्लियस 2 में जब डिवाइड हो गया तो अब एक सेल में 2 न्यूक्लियस कैसे आ जाएंगे। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो सेल को सिग्नल देगा कि यार अब डिवाइड करना है हमें, तो सेल डिवाइड करना शुरू करेगी और 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर देगी। ये है बाइनरी फिजन। ठीक है, देन let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms. Asexual reproduction is common among single celled organism. ये बहुत common है single celled organism के बीच में। हाँ,
एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में भी देखने को मिलती है ये, ठीक है। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, इनमें ये ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोटिस्टा और मोनेरा जो हैं सिंगल सेल प्रोकैरियोट है मोनेरा, सिंगल सेल यूकैरियोट है प्रोटिस्टा। ये दोनों ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वे से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जो है इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपको अभी बताया। सो वो नोट्स जो है ना, अगर हो सके तो आप उन नोट्स को ज़रूर से लिख लीजिए, क्योंकि वो नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैंने प्रॉपर जो है चैप्टर के वो नोट्स हैं, प्रॉपर चैप्टर के नोट्स हैं। एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक बार अगर आपने रीड कर लिया एनसीईआरटी अच्छे से, मेरे तरीके से आपने पढ़ लिया और आपने वो नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, तो आपको यार क्लास का टॉपर बनने से तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और रही बात बोर्ड की और नीट की, उसकी तैयारी के लिए मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती ही हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं। देखो जूस्पोर है, क्लेमाइडोमोनास में सबसे ए वाले उसमें दिखा रखे हैं, ठीक है। जूस्पोर्स क्या थे, मोस्ट कॉमन स्पोर थे। इसी तरह से बर्ड्स, हाइड्रा में भी बर्ड्स हैं, इसमें सी सेक्शन में देखो दिखाया हुआ है, ये बर्डिंग के प्रोसेस से होता है, ठीक है। गेम्यूल्स, स्पॉन्जिस के अंदर जो गेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो नुकीले से रखे हुए हैं, गेम्यूल्स हो गए। देन और भी है पेनिसिलियन, ये बहुत ही पेनिसिलियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी माना जाता है। देन मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, यहाँ पर बस ये उसी बात को रिपीट करेंगे। रुक जाओ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सिंगल सेल्ड सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। ओके, हमें पता है ये। ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, हर एक वो एक एडल्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा एक हाफ, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल है, ये हम पढ़ चुके हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में जो होता है डिवीजन अनइक्वल होता है। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, ईस्ट में भी हमें देखा है कि बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि अटैच रहते हैं इनिशियली पेरेंट से, बट एक फेज आने पे, मतलब एक जब वो मिच्योर हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट से, ठीक है। देन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है विड्रॉ कर देती है उसका स्यूडोफोडिया एंड सिक्रेट्स 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जब अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो वो स्यूडोपोडिया जो होता है एक तरीके से, मतलब उसका ही सिस्ट टाइप होता है, उसको वो सिक्रीट कर देती है अपने आसपास कवर करने के लिए, ठीक है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंसिस्टेशन, ठीक है। इंसिस्टेशन कहेंगे जब अमीबा अपने आसपास एक सिस्ट रह के कवरिंग जब प्रोड्यूस करेगी, उसको हम कहेंगे इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो अमीबा जो होता है वो डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली वो किससे डिवाइड करेगा, मल्टीपल फिजन से, जो कि काफ़ी सारे अमीबा या फिर सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस कर जाएगा, जबकि सिस्ट वॉल जो होती है बर्स्ट आउट हो जाएगी, और स्पोर्स जो होते हैं वो, जैसे कि सिस्ट वॉल जो है बर्स्ट आउट हो जाएगी, और स्पोर्स जो हैं अपने सराउंडिंग्स के आसपास, सराउंडिंग्स में जो हैं मतलब वो आ जाएंगे अमीबा के अंदर, और वो स्पोर्स की मदद से रिप्रोडक्शन होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोर्यूलेशन, ठीक है। देन आगे देखते हैं हम, आगे हमें चैप्टर क्या समझाना चाहता है। आगे भी देखो वही है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ही बताए गए हैं, आगे भी हम देख लेते हैं एक बार। Members of the kingdom, fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure, ठीक है। फंजाई और सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गे वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो होते हैं जूस्पोर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि यूजुअली मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिख भी सकते हैं। अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, कॉनिडिया एक काफ़ी अच्छा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है असेक्सुअल वे में, ठीक है। बर्ड भी है और गेम्यूल्स भी है, तीनों ही आपको मैं समझा चुकी हूँ क्या होते हैं। आगे देखते हैं, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, ठीक है। तो वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म इन टर्म असेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगियसली इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसे यूज़ किया जाता है, और प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब्स, ये जो होते हैं ये प्लांट्स के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन,
ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ इनटू, एक सेकेंड, टू पेरेंट्स, मतलब दो पेरेंट्स को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो मतलब सिंगल पेरेंट ही इसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन असेक्सुअल, क्योंकि दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस प्रोसेस को किस में रख दिया है? असेक्सुअल में। सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर उनकी बॉडी ब्रेक कर जाती है डिस्टिंक्ट स्पीसीज में, कुछ फ्रेगमेंट्स में, कुछ टुकड़ों में, तो जब वो ऑस्प्रिंग नए प्रोड्यूस होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, जस्ट लाइक इन हाइड्रा। समझ में आ गया? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कुछ नहीं था बल्कि ये था एक्वेटिक प्लांट जो थे वाटर हाइसिनिथ, इसको जो है वो इंडिया में लाया गया था बंगाल में, इसकी कुछ मतलब फंक्शंस वगैरह देखकर, बट ये एक तरीके से टेरर हो गया था। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के पानी को बेकार कर रहा था, उसके अंदर पॉइजन रिलीज कर रहा था, और उससे जो है वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जो है बिगड़ गई थी, काफ़ी मछलियाँ जो मर गई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसने सारी जितनी भी पानी की ऑक्सीजन थी इसने वो ले ली थी। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जिससे कि डेथ हो गई थी वहाँ की फिशेस और जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक कंडीशन में रह रहे थे वहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में आप चैप्टर 13-14 में और पढ़ोगे। हाल के लिए आप टेरर ऑफ बंगाल के बारे में इतना जान लो कि ऑक्सीजन ड्रेन आउट कर ली थी पानी में से, और जिसकी वजह से मर गई थी फिशेस। ठीक है, देन एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ठीक है, you will learn more about this in chapter number 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. पागल, मतलब बोलने वाली थी बट छोड़ो, कि मतलब फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, शेप बहुत अच्छी है लीव्स की, तो उठा लाओ इंडिया में। यार पहले उसका पूरा देख तो लो, उसकी पूरी हैबिटेट तो देख लो कि मतलब किस तरह से वो काम कर रहा है। ठीक है, सिंस इट कैन प्रोपागेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ना ये बहुत सारा डिवाइड कर जाते थे और पूरे पानी के अंदर फैल जाते थे, तो इनको रोकना बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, तुम्हें पता है, मतलब अवेयर हो कि पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया कैसे कल्टीवेट होते हैं। तुमने स्मॉल प्लांट्स देखे हैं जो कि इमर्ज करते हैं फ्रॉम बर्ड्स। ठीक है, और पोटैटो के जो मतलब पोटैटो रहता है उसके अंदर मतलब बर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। राइजोम्स जो होते हैं बनाना के वो भी आपने देखे होंगे, और जिंजर के आपने देखे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे क्वेश्चन है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव, यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड्स। ये नोड्स से प्रेजेंट होते हैं इनवेरिएबली, मतलब वेरिएबिलिटी नहीं होती, एग्जैक्टली सेम बन जाते हैं। ठीक है, स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट जो कि प्रेजेंट होती हैं इनकी स्टेम्स में। यहाँ क्वेश्चन आपका पूछते रहते हो कहाँ क्वेश्चन बनेगा मैम, कहाँ क्वेश्चन बनेगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि नोड्स से ये सब जो होते हैं प्रोड्यूस भी करते हैं, और नोड्स जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन दीज नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। रूट्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? नोड्स। जब इनको डैम्प सॉइल मिल जाएगी, कुछ पानी मिल जाएगा, तो ये रूट्स को और न्यू प्लांट्स को बना देंगी। सिमिलरली एडवेंशियस बर्ड्स होती हैं अराइज करती हैं फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक है, दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स। यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक तो बचा नहीं। ठीक है, देखते हैं एल्गे और फंगी दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, मैं एक बार नोट्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ नोट्स में जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या मीन्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? एक तो बाइनरी फिजन से, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो होता है डिवाइड कर देता है 2 हाफ्स में। ठीक है, जो जिसमें हर एक हाफ एक न्यू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए अमीबा एंड पैरामीशियम। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
बडिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड करता है अनइक्वली टू फॉर्म बर्ड्स विच रिमेन अटैच टू द पेरेंट इनिशियली एंड देन डिटैच एंड डेवलप इनटू अ मैच्योर सेल। जो एक इनिशियल लेवल पर अपने पेरेंट सेल से बर्ड्स अटैच रहेंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर मैच्योर होकर ये अपने पेरेंट सेल को छोड़ देंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ऐसा होता है ईस्ट में। ठीक है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो होते हैं कोनिडिया, कोनिडिया का एग्जांपल हो गया, पेनिसिलियम में होते हैं, गेम्यूल्स स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स हाइड्रा में होते हैं, जूस्पोर माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्पोर्स में होते हैं जैसे कि एल्गे में। ठीक है, तो ये नोट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझाया मैंने अभी आपको। देन आ जाता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? इट मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये एक ऐसा मीन्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, यानी कि ये सिर्फ प्लांट्स में ही आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं कैपेबल होते हैं डिफरेंट प्लांट्स को ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, रनर, ये एक जैसे कि ये एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, रनर क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लैडियोलस प्रोड्यूस करेगा। आपने अगर अरिहंत की बुक पढ़ी होगी 12th क्लास की, अब तक शायद काफ़ी बच्चों ने ले भी ली होगी, और मैं प्रेफर भी करूंगी कि आप सब्जेक्टिव वाली अरिहंत की बुक ज़रूर लें अपने बोर्ड्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर लास्ट ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं चैप्टर वाइज। तो उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड ही शायद क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब शक्कर किसके लिए मतलब प्रोड्यूस करता है, ट्यूबर किसके लिए प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बल्ब क्या प्रोड्यूस करेगा, रनर क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर्स हैं जिनके लिए क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो रनर जो होता है ग्लैडियोलस प्रोड्यूस करता है, राइजोम जो होता है जिंजर के लिए होता है, शक्कर, देन ट्यूबर जो होता है वो इसका एग्जांपल दिया हुआ है पोटैटो, ऑफसेट, देन बल्ब का एग्जांपल दिया हुआ है अनियन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी बुक को पढ़ लेते हैं कि दिस एबिलिटी इज fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plant। इस तरह की एबिलिटी को हम देखते हैं कि गार्डनर्स और जो फार्मर्स होते हैं वो अपने काम में लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसकी मॉडिफिकेशन कुछ सिंपल तरीके से है, तो उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ईजिली हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एल्गी हो गए, फंगाई हो गए, ये सेक्सुअल मेथड में शिफ्ट कर गए हैं जस्ट इनकी जो हैबिटेट थी, इनकी कंडीशन थी, उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, देन हम आगे जाते हैं। इसके बाद ये क्या बोलता है कि असेक्सुअल यानी कि वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। कुछ ऐसे हायर प्लांट्स हैं जो कि असेक्सुअल वे में भी प्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल वे में प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं या फिर एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जो सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि मोस्टली हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है। सो गाइस, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद